Viewing vocabulary size and word counts from tokenizer. When we run fit on text, the tokenizer not only create index but also keep track of how many times each word appear, word counts, and the total size of our vocabulary. Right? टोकनाइजर से वोकेबुलरी साइज और वर्ड काउंट देखना। जब हम फिट ऑन टेक्स्ट चलाते हैं तो टोकनाइजर ना ओनली इंडेक्स बनाता है बल्कि ये भी ट्रैक रखता है कि हर एक वर्ड कितनी बार आता है। वर्ड काउंट और हमारी वोकेबुलरी का कुल आकार क्या है। क्या कहा? वोकैब्युलरी। देखो वोकैब्युलरी का मतलब होता है जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड उनकी एक तरह से क्या समझे, लाइब्रेरी कह दो, भंडार कह दो, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनकी एक तरह से मतलब बहुत सारे वर्ड का समूह, वर्ड्स का भंडार, मतलब बहुत सारे है ना, तो उसको वोक्यूलरी कहते हैं, वोकैब्युलरी, ठीक है। फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट इंपोर्ट टोकनाइजर। यहाँ हम टेंसरफ्लो से टोकनाइजर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका काम टेक्स्ट, वर्ड या पैराग्राफ को नंबरों में बदलना और टेक्स्ट से जुड़े स्टैटिक्स निकालना। अब यहाँ पे सेंटेंस डीप लर्निंग, यहाँ पे सेंटेंस हैं जो डाले हुए हैं हमने अलग अलग टाइप के, तो ये सब सेंटेंस हमने टाइप किए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको समझ आए, और बड़ा करना है तो और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो डीप लर्निंग इज फन, डीप लर्निंग इज पावरफुल, पाइथन इज ग्रेट, टोकनाइजर इक्वल टोकनाइजर, ठीक है ना। सेंटेंस लिख दिया। यहाँ हम टेंसरफ्लो से टोकनाइजर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका काम टेक्स्ट, सेंटेंस और वर्ड को नंबरों में बदलना और टेक्स्ट से जुड़े स्टैटिक्स निकालना, ठीक है। टोकन इक्वल टोकनाइजर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया है, यहाँ हमने 3 सेंटेंस की एक लिस्ट बनाई है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3। टोकनाइजर इक्वल टोकनाइजर। अब टोकनाइजर इक्वल टोकनाइजर, टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट सेंटेंस। टोकनाइजर से टोकनाइजर को एक ऑब्जेक्ट बनाता है फिट ऑन टेक्स्ट सेंटेंस, फिट ऑन टेक्स्ट सेंटेंस। ये मुख्य देखो, टोकनाइजर से टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनता है। फिट ऑन टेक्स्ट सेंटेंस ये मुख्य कमांड है, ये सभी सेंटेंस को पढ़ता है, सभी यूनिक अलग अलग वर्ड को पहचान करता है, उन्हें ये क्रम में इंडेक्स देता है और ये वर्ड की फ्रीक्वेंसी याद रखता है। कुल यूनिक वर्ड की काउंटिंग, प्रिंट टोटल यूनिक वर्ड काउंट लेंथ टोकनाइजर डॉट वर्ड काउंट्स। ये कोड कुल यूनिक वर्ड की नंबर बताता है या काउंट करके बताता है कि उन सेंटेंस में कुल 7 यूनिक वर्ड हैं, जैसे डीप, लर्निंग। अब जैसे डीप 2 बार है तो ये खाली यूनिक को लेगा, देखो डीप और डीप, लेकिन ये 1 मानेगा उसको, ठीक है ना। लर्निंग, तो लर्निंग 2 है लेकिन लर्निंग को भी 1 मानेगा। फिर इज 3 है तो इज 1 मानेगा, तो कितने हुए, 1 2 3 हो गए। फन 4 हो गए। उसके बाद फन के बाद क्या है,
पावरफुल 5, पाइथन 6 और लास्ट क्या है हमारा ग्रेट। ठीक है ना। तो टोकनाइजर इक्वल टोकनाइजर अ प्रिंट वर्ड काउंट डिक्शनरी टोकनाइजर डॉट वर्ड काउंट्स, टोकनाइजर डॉट वर्ड काउंट्स ये डिक्शनरी के रूप में दिखता है। ये कौन सा वर्ड कुल कितनी बार आया। एग्जाम्पल के लिए डीप 2 बार आया, इज 3 बार आया। ठीक है ना। तो नीचे हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि डीप 2 बार आया, लर्निंग 2 बार आया, इज 3 बार आया। देखो मैंने ऊपर ही आपको गिन के बताया था, इज 1, इज 2, इज 3। तो इज यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है। फन 1, पावरफुल 1 और पाइथन 1 और ग्रेट 1 टाइम। इस तरह से ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया आपको? नेक्स्ट किसका? यूनिक का। बेटा यूनिक का मतलब है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी 2 बार नहीं आएगा। जैसे डीप है तो डीप एक ही बार काउंट किया जाएगा, चाहे 2 उसमें भले ही आपको 2 बार डीप मिले। सेंटेंस में 2 बार डीप है ना, डीप 1 डीप 2, लेकिन वो यूनिक में एक ही बार काउंट करेगा। इस तरह से टोटल 7 है। ठीक है ना। फिर इस तरह से वो पूछ रहा है कि डीप कितने हैं, लर्निंग कितने हैं, इज कितनी बार है ना, फंड कितनी बार है। तो इस तरह से ये नीचे आ रहा है। ठीक है ना। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग आउट ऑफ vocabulary OOB token when we train a model and a new word appear in the test data that was not present in the training data, the tokenizer ignore it to prevent this. The OOB token prevent parameter is used so that new word get assigned a special token such as OOB. जब हम किसी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो टोकनाइजर केवल ओनली उन वर्ड को सीखता है जो ट्रेनिंग के दौरान उसे दिए जाते हैं। अगर बाद में मॉडल के सामने कोई ऐसा नया वर्ड आ जाता है जो ट्रेनिंग डाटा में नहीं था तो टोकनाइजर उसको मान्यता से गायब इग्नोर कर देता है। ठीक है ना। उसको छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। इस समस्या से निपटने के लिए हम OOB टोकनाइजर का यूज करते हैं। इसमें नए और अज्ञात वर्ड को एक साथ एक विशेष पहचान जैसे OOB मिल जाती है ताकि मॉडल को पता चल सके कि ये कोई नया वर्ड है। करिए प्रोग्राम टाइप फ्रॉम tensorflow.keras preprocessing.txt import टोकनाइजर। ठीक है। तो ये तो इंपोर्ट करते ही हैं, पता ही है आपको, समझ गए। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया है, टोकनाइजर बनाते टाइम हमने OOB टोकन सेट किया है। क्या किया है? टोकनाइजर इक्वल टोकनाइजर OOB अंडरस्कोर टोकन OOB। यहाँ हमने टोकनाइजर बनाते टाइम OOB अंडरस्कोर टोकन OOB सेट किया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा नया वर्ड मिलने पर उसे OOB मान लिया जाएगा। जैसे कोई नया वर्ड मिलेगा उसको वो OOB मान लेगा। ठीक है ना। ट्रेनिंग डाटा देना, फिट करना, टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ टोकनाइजर ने सिर्फ 2 वर्ड को सीखा है, यानी कि मशीन और लर्निंग को। जब OOB टोकन का यूज़ करते हैं तो इंडेक्स 1 हमेशा उस OOB टोकन को ही मिलता है। इसलिए मशीन और लर्निंग को इसके बाद के नंबर जैसे 2 और 3 मिलेंगे। मेरी बात समझ गए आप? कहने का मतलब मशीन और लर्निंग को 2 और 3 मिलेंगे, OOB किसको मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ गए? समझ गए ना?
हाँ जी, देखो नीचे आ भी रहा है यार, देख लो नीचे देखो, OOB 1 मशीन 2 लर्निंग 3, ठीक है ना। इसलिए मशीन और लर्निंग को उसके बाद नंबर ऐसे 2 और 3 मिलेंगे। अब अनदेखे वर्ड को साथ टेस्ट करना, टेक्स्ट डॉट सीक्वेंस टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस डीप मशीन लर्निंग प्रिंट सीक्वेंस विद OOB टोकन टेस्ट सीक्वेंस। यहाँ हमने एक सेंटेंस पास किया है, डीप शब्द भी शामिल है जो ट्रेनिंग डाटा में नहीं था, ठीक है ना। चूंकि डीप एक नया OOB है, टोकनाइजर है, इसे OOB वाले इंडेक्स दे देगा। वर्ड प्रिंट इंडेक्स विद OOB टोकनाइजर वर्ड डॉट इंडेक्स। अब ये सॉरी डॉट वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स। अब ये देखो, अब ये कमांड दिखाएगी कि इस वर्ड पे कौन सा नंबर इंडेक्स मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, OOB 1 मशीन 2 लर्निंग 3, यहाँ OOB को इंडेक्स 1 मिला है, ठीक है। सीक्वेंस आउटपुट 2 3 4, यानी कि रूल के हिसाब से यहाँ नया वर्ड OOB होने के कारण इंडेक्स 1 या ओवरऑल सीक्वेंस में फिट होगा। क्योंकि डीप पहला वर्ड है इसलिए उसे OOB का इंडेक्स यानी 1 मिलेगा और बाकी वर्ड को उनके तय नंबर मिलेंगे जैसे कुल सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। जैसे 1 2 3, तो 1 में OOB आ गया, मशीन में 2 और लर्निंग में 3, तो मशीन 2 लर्निंग 3 आ गया, ठीक है ना। OOB डीप को OOB ने ले लिया, ठीक है ना। व्यूइंग प्री ट्रेन custom embedding weight, the weight created inside an embedding layer are in the form of matrix. We can use the get weights method to directly view the vector that represent each word. देखिए सर, embedding weight बहुत ही इजी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में एम्बेडिंग लेयर वर्ड को नंबर यानी कि विक्टर्स में बदलने का काम करती है, संख्याओं में यानी कि विक्टर में बदलने का काम करती है ताकि कंप्यूटर में मॉडल उन्हें समझ सके। अब ये जो कोड अभी हम टाइप करेंगे उसी एम्बेडिंग लेयर के अंदर बनने वाले वेट या मैट्रिक्स को देखने के लिए है। जब हम न्यूरल नेटवर्क में एम्बेडिंग लेयर बनाते हैं तो हर वर्ड के लिए कुछ नंबर विक्टर की एक मैट्रिक्स तैयार होती है। स्टार्टिंग में ये वेट रैंडम होते हैं जो बाद में मॉडल को ट्रेनिंग के साथ बदलते और बेहतर होते जाते हैं। इन वेट्स को देखने के लिए हम गेट अंडरस्कोर वेट मेथड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? गेट अंडरस्कोर वेट का। अब प्रोग्राम में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं गेट अंडरस्कोर वेट। फ्रॉम tensorflow.keras.model import sequential, import tensorflow.keras.layer, import embedding, import numpy as np। अब ये सब चीज़ें हमने क्या कर ली हैं? इंपोर्ट कर ली हैं। यहाँ हम सिक्वेंशियल मॉडल, एम्बेडिंग लेयर और numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल बनाना, ठीक है ना। मॉडल बनाएं, नीचे लिखा है ना मॉडल। अब क्या किया है यहाँ पे? सिक्वेंशियल एम्बेडिंग इनपुट डिम इक्वल 5, आउटपुट डिम 3, इनपुट लेंथ 4। अब इनका मतलब क्या है? इनपुट डिम 4, इसका मतलब है कि हमारी वोकैबुलरी में कुल 5 अलग अलग वर्ड हैं। आउटपुट डिम 3, इसका मतलब है कि हर वर्ड के 3 डिमेंशंस यानी 3 नंबरों का वेक्टर से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो डिमेंशन कितने हैं? 3। फिर इनपुट लेंथ कितनी है?
तो लेंथ है 4। इसका मतलब है कि इनपुट में आने वाले हर वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड होंगे। कितने? 4। मॉडल को बिल्ड करें ताकि वेट्स इनिशियलाइज हो जाए। तो मॉडल डॉट बिल्ड इनपुट अंडरस्कोर शेप नन 4। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि इनपुट में आने वाले हर सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड होंगे। नेक्स्ट क्या है? मॉडल कंपाइल ऑप्टिमाइजर एडीएम लॉस इक्वल एमएससी। ये मॉडल को ट्रेन करने के लिए तैयार करता है। हालांकि इस छोटे से एग्जाम्पल में हम सिर्फ इसके स्टार्टिंग के वेट देख रहे हैं, ठीक है ना। एम्बेडिंग वेट्स निकालना और प्रिंट करना। क्या करना? एम्बेडिंग वेट निकालना और प्रिंट करना। तो मॉडल डॉट लेयर 0 मॉडल की पहली लेयर यानी एम्बेडिंग लेयर को चुनता है, ठीक है ना। उसके बाद डॉट गेट वेट 0 उस लेयर के अंदर के वेट मैट्रिक्स को निकाल कर देता है। वेट डॉट शेप। क्या? वेट डॉट शेप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का डायमेंशन प्रिंट करता है। अब इसका आउटपुट क्या आया है? अब इसका आउटपुट ये आया, देखो, ठीक है ना। 5,3 यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है? ये रैंडम वैल्यू है, इसलिए हमारे कंप्यूटर पर नंबर, ठीक है ना, थोड़े अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन आकार हमेशा 5 और 3 ही रहेगा। समझ गए बात? क्योंकि नंबर तो रैंडम है, तो रैंडम में तो कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना बात? नहीं समझे बात? एम्बेडिंग इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन 5 आउटपुट डिम इक्वल 3, ठीक है श्रुति, देख लो। बनाते हैं तो मॉडल को ये नहीं पता होता कि किस वर्ड का क्या मतलब है, इसलिए मशीन स्टार्टिंग तौर पर उन 5 वर्ड के लिए 3 नंबरों की वैल्यू अपने आप रैंडम जनरेट कर देती है, ठीक है ना। तो हमने कहीं रैंडम अपनी तरफ से नहीं किया, वो अपने आप कर देती है, ठीक है ना। अब समझ आ गया? Observing the effect of pre-padding vs post-padding. In pad sequence, we can decide whether to add padding zeros at the beginning of the sentence pre or at the end post. In RNN and LSTM model, pre-padding is often preferred so that the final important word remain close to the time step. जब हम डीप लर्निंग, जब मशीन लर्निंग में NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं, तो सभी सेंटेंस की लंबाई लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस छोटा है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम 0 जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को पैडिंग कहते हैं। अब एक क्या होती है इसमें? प्री पैडिंग होती है और एक होती है पोस्ट पैडिंग, ठीक है। तो पैड सीक्वेंस फंक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम 0 कहाँ जोड़ना चाहते हैं। पैडिंग प्री पैडिंग हमें 0
सेंटेंस के स्टार्ट में जोड़े जाते हैं, जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना, ये प्री हो गया है ना, प्री पैडिंग। और पोस्ट पैडिंग जिसमें जीरो सेंटेंस के लास्ट में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? लास्ट में, ठीक है। कोई डाउट? सिंपल सा है, यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ सीक्वेंस लिख दिया, फिर पैडिंग प्री लिख दिया है, तो ये प्री पैडिंग हो गए, पहले 0 0 आ गए, फिर पोस्ट पैड हो गए, तो पोस्ट पैड के लिए मैक्सिमम लेंथ कितनी रखी है? 5। अगर 6 रखेंगे तो 3 0 इधर आ जाएंगे, 3 0 इस साइड आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रिंट पैड सीक्वेंस, पैड प्री, प्रिंट पोस्ट पैडिंग सीक्वेंस। कोई डाउट? कोई है तो बता दो, ठीक है ना। अगर प्री पैडिंग करते हैं तो 0 पहले आ जाते हैं और असली सेंटेंस लास्ट में RNN के आखिरी टाइम स्टेप के पास आते हैं। इसलिए मॉडल को सेंटेंस के अंत में मौजूद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखने के लिए। नेक्स्ट, देख लो यार, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये सीक्वेंस है ना। फिर प्री पैडिंग पोस्ट पैडिंग के लिए यहाँ पे ये प्री पैडिंग और पोस्ट पैडिंग जो मैंने तुम्हें बता दिया है ना, ठीक है ना। मतलब पैडिंग प्री, इसमें 2 0 स्टार्टिंग में जुड़ गए, है ना। और पैड पोस्ट मतलब ये इसमें 2 0 बाद में जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ तो बराबर है दोनों की। ये आ गए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये तो आउटपुट स्क्रीन दिखाता है ना, जो नीचे आउटपुट आ रहा है इसी के थ्रू तो आ रहा है ये वाला, ठीक है ना। मेन यही है काम की, ये मतलब ये भी काम किया, आउटपुट तो इन्हीं से आएगा, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट, टर्नकैटिंग प्री BS पोस्ट। इफ ए सेंटेंस इज लॉन्गर देन आवर डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ, टर्नकैटिंग प्री और टर्नकैटिंग पोस्ट इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा वर्ड। टर्नकैटिंग प्री BS पोस्ट, यदि कोई सेंटेंस हमारी परिभाषित मैक्स लेंथ से ज़्यादा लंबा है तो अतिरिक्त वर्ड को हटाने के लिए टर्नकैटिंग प्री या टर्नकैटिंग पोस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो हमने मैक्सिमम लेंथ 5 दी है लेकिन सेंटेंस दे दिए 6, तो उसको किस तरह से हटाया जाता है ये बताएंगे इस प्रोग्राम में। तो करो प्रोग्राम टाइप। अगर कोई सेंटेंस तय ड्यूरेशन से या सीमा से छोटा होता है तो उसमें पैडिंग करके उसे बड़ा बनाते हैं, यानी 0 जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस तय सीमा से बड़ा होता है तो उसमें उसके अतिरिक्त हिस्सों को काटना, टर्नकेट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को टर्नकेटिंग कहते हैं। पैड सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ट्रैकिंग के लिए, अब ये पहले टाइप करते हैं प्रोग्राम, फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम टेंसर फ्लो तो पता ही है इंपोर्ट करना ही पड़ता है। इंपोर्ट पैड सीक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम सीक्वेंस को छोटा या बड़ा करने के लिए पैड सीक्वेंस फंक्शन का फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग सीक्वेंस, लंबा सीक्वेंस, लॉन्ग सीक्वेंस में हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर टर्न सी अंडरस्कोर प्री इक्वल पैड सीक्वेंस लॉन्ग अंडरस्कोर सीक्वेंस मैक्स लेंथ इक्वल 4 टर्नकैटिंग प्री। टर्न सीक्वेंस पोस्ट इक्वल टू पैड सीक्वेंस लॉन्ग अंडरस्कोर सीक्वेंस मैक्स लेंथ इक्वल 4 टर्नकैटिंग पोस्ट। ठीक, ये लाइन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैक्स लेंथ इक्वल 4, अब इसका मतलब है कि हमारे सेंटेंस की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 4 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 7 नंबर है, इसलिए 3 नंबरों को काटना पड़ेगा। इसको 3 नंबर को काटना पड़ेगा, ध्यान रखना,
है ना। तो मैक्स लेंथ इसका मतलब अच्छा, टर्नकेटिंग इक्वल प्री, ये शुरुआत के 3 नंबर 1 2 3 को काटकर हटा देगा और आखिर के 4 नंबर बचा लेगा। नहीं समझे बात? देखो ना भाई, प्री प्री क्या करेगा, शुरू के काटेगा, सीधी सी बात समझ लो। तो क्या काटा उसने, इसने काट दिया 1 2 3, इसको कितने रखने हैं, कितने बोल रहा है 4, तो क्या रखेगा 1 2 3 4, तो क्या आ गए 1 2 3 4 आ गए। यहां पे क्या है, पोस्ट, क्या है पोस्ट। तो पोस्ट क्या करेगा, क्या करता है पोस्ट, जानते हो ना, ये अंत के 3 नंबर 5 6 7 को काट कर हटा देगा और शुरुआत के 4 नंबर बचा लेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या किया इसने, लास्ट के काटे पोस्ट वाले ने, प्री ने क्या किया स्टार्टिंग के काटे। और ये तो आउटपुट है ही, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब बताना पड़ेगा। ये दोनों तरह की जो ट्रैक क्या है, ये दोनों तरह की, एक तो यार मेरे दिमाग पता नहीं चलते चलते क्या होता है, सो जाता है। हाँ, ये दोनों तरह की टर्नकेटिंग जो है, ठीक है ना, के फाइनल आउटपुट की स्क्रीन पर दिखाएंगे ये। ठीक है ना, इसका मतलब आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट इसी के थ्रू आता है। कोई डाउट? सिंपल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सिंपल RNN लेयर, LSTM, a basic RNN layer was used to understand data sequence. It passes the hidden state of the previous step to the next step. सिंपल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लेयर LSTM से पहले डाटा सीक्वेंस को समझने के लिए एक RNN लेयर का उपयोग किया जाता है। ये पिछले चरण के हिडन स्टेट को अगले चरण के पास करता है। क्या करता है, प्रीवियस को नेक्स्ट में करता है। जब हम टेक्स्ट या किसी अन्य सीक्वेंस डाटा पर काम करते हैं तो डाटा को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। LSTM और GRU जैसे न्यू इरा नेटवर्क से पहले सबसे बुनियादी बेसिक RNN लेयर का ही इस्तेमाल किया जाता था। ये पिछले स्टेप की जानकारी हिडन स्टेट को याद रखता है और नेक्स्ट स्टेप को पास कर देता है। अब एम्बेडिंग लेयर ये वेक्टर में बदलती है। सिंपल RNN लेयर ये बर्ड की लाइन को उनके आपसी सीक्वेंस कंटेक्स्ट को समझाती है। डेंस लेयर ये अंत में आउटपुट देती है, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 और 1 का प्रेडिक्शन करना। ठीक, अब चलते हैं प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे तो इंपोर्ट है numpy एज np। अब यहाँ को numpy का मॉडल लेयर बनाने के लिए टेंसरफ्लो के टूल इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं, सब पता ही है आपको, है ना, बार बार ये क्या बताएं। अब फिर मॉडल सीक्वेंस, मॉडल को तैयार करना। एम्बेडिंग 108 इनपुट लेंथ इक्वल 5, सिंपल RNN 16, डेंस 1, एक्टिवेशन सिग्मॉइड। अब एम्बेडिंग 108 इनपुट लेंथ 5, वोकैब्युलरी साइज 100 है। हर वर्ड को 8 डायमेंशन के वेक्टर में बदला जाएगा और हर इनपुट सेंटेंस की लंबाई 5 होगी।
सिंपल RNN 16 और RNN लेयर है, इसमें 16 न्यूरॉन हैं। ये पूरे सीक्वेंस को पढ़कर एक मुख्य इंफॉर्मेशन को अपने अंदर प्रोसेस करती हैं, ठीक है ना। कौन सी? सिंपल RNN 16, ये वाली, ठीक है ना। क्या करती है? ये पूरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर प्रोसेस करती है। डेंस 1 एक्टिवेशन सिग्मॉइड। अब ये तो पता ही है, बार बार बता दिया आपको, सिग्मॉइड है ना, थक गए होंगे आप भी सुन सुन के। ये फाइनल आउटपुट लेयर है जो 0 से 1 के बीच एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देती है, जो आमतौर पर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होती है। मॉडल को कंपाइल करना, क्या करना? मॉडल को कंपाइल करना। ऑप्टिमाइजर एडीएम लॉस बाइनरी क्रॉस सेंट्रोपी। अब ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये मॉडल को ट्रेनिंग या प्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। बाइनरी क्रॉस सेंट्रोपी लॉस फंक्शन का यूज तय किया जाता है जब आंसर ना हो तो 0, अगर हाँ हो तो 1 में देना, ठीक है ना। जब 0 हाँ या ना, मतलब 0 और 1 में देना हो, है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने? नीचे डमी डाटा टाइप किया है ना, डमी डाटा टाइप कर लिया है। अब डमी डाटा में क्या लिखा है? यहाँ पे np डॉट रेंडिट 102,5 प्रिंट। अब ये क्या किया? np डॉट रेंडम 102,5। यहाँ टेस्टिंग के लिए एक डमी डाटा बन रहे हैं जिसमें 2 सेंटेंस हैं और हर एक सेंटेंस में 5 वर्ड हैं, यानी इसका आकार 2,5 है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। जब हम इस डमी इनपुट को मॉडल से गुजारते हैं तो मॉडल हर सेंटेंस के लिए एक फाइनल आउटपुट देता है। क्योंकि आउटपुट में 2 सेंटेंस हैं, इसलिए आउटपुट में भी 2 मान वैल्यू मिलेंगे। इसका आकार 2,1 होगा, ठीक है ना। कोई डाउट? ठीक है ना। वाई डायरेक्शनल LSTM classifier. A standard LSTM reads the sentence in only one direction, but a bidirectional LSTM reads the sentence in both forward and backward direction to make the context clear. LSTM एक सिंपल LSTM सेंटेंस को हमेशा स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही दिशा में पढ़ता है, लेकिन कई बार सेंटेंस के मीनिंग को पूरी तरह समझने के लिए आगे के वर्ड के साथ साथ पीछे के वर्ड को कंटेक्स्ट देखना भी जरूरी होता है। बाई डायरेक्शनल LSTM ये सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड और पीछे बैकवर्ड दोनों दिशाओं में से एक साथ पढ़ता है। इसमें मॉडल को बर्ड का मतलब और अधिक स्पष्ट रूप से समझ आता है जब 2 बार देखेगा। जैसे कि एक बार ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखा उसने, ठीक, और दूसरी बार फिर देखेगा वो ऐसे करके। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड और दोनों दिशाओं में साथ पढ़ता है। इससे मॉडल को वर्ड का मतलब और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ आता है, जिससे किसी सेंटेंस के बीच में वर्ड का मीनिंग उसके आगे और पीछे दोनों के वर्डों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वाई डायरेक्शनल को पहली बार कर रहे हैं ना। तो वाई डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ये हम एम्बेडिंग बाई डायरेक्शनल लेयर LSTM और फाइनल आउटपुट के लिए डेंस लेयर को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर मॉडल को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडल इक्वल सिक्वेंशियल एम्बेडिंग 110 इनपुट लेंथ इक्वल 6 बाई डायरेक्शनल LSTM 16। अब ये क्या है? एम्बेडिंग 100,10 इनपुट लेंथ इक्वल 6। वोकैब्युलरी साइज 100 है, हर वर्ड को 10
डायमेंशन के वेक्टर में बदला जाएगा और इनपुट सेंटेंस की लंबाई 6 होगी, मतलब जो सेंटेंस होगा उसकी लंबाई 6 होगी। बाई डायरेक्शनल LSTM 16 का मतलब हो गया कि ये मुख्य लेयर है, यहाँ 16 यूनिट को LSTM दोनों दिशाओं यानी आगे और पीछे से काम करता है। चूंकि ये दोनों तरफ से डाटा पढ़ता है इसलिए ये सामान्य LSTM से डबल जानकारी यानी कि 16 × 2 = 35 फीचर आगे पास करता है। डेंस 1 एक्टिवेशन। अब डेंस का तो आपको बार बार बता के थक गया कि इसका मतलब क्या है, आपको समझ होता है, बताना है श्रुति क्या होता है इसका मतलब। हाँ, ये फाइनल लेयर है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 या 1 के लिए उत्तर देती है। सही कहा आपने, शाबाश बेटा, नाम रोशन किया आपने। कितनी बार बोल दिया मैंने इसको, अब तुम्हें जाकर समझ आया ये, है ना। हाँ, ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वर्ड लर्न होंगे, पता चलेगा किस वर्ड से क्या होता है, तभी तो यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, मॉडल की ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन के लिए रेडी करना किसको, डाटा को, डमी इनपुट बनाना। तो डमी इनपुट बनाने के लिए क्या करेंगे, डेंस एक्टिवेशन सिग्माइड के बाद मॉडल वंस कंपाइल, ऑप्टिमाइजर इक्वल ADM, लॉस बाइनरी, क्रॉस सेंट्रोपी। क्रॉस सेंट्रोपी यानी कि मॉडल को ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या हमारा डमी इनपुट है, तो डमी इनपुट के लिए क्या करना है, डमी इनपुट इक्वल NP रैंडम डॉट रेंड इट 103,6 प्रिंट बाय LSTM आउटपुट शेप, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डमी कोमा इनपुट वर्बोस इक्वल 0 डॉट शेप, NP डॉट रैंडम डॉट रेंडिट 1,100,3,6। यहाँ हम टेस्टिंग के लिए एक डमी डाटा बना रहे हैं जिसमें 3 सेंटेंस और हर सेंटेंस में 6 वर्ड है, यानी इसका आकार 3,6 है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जब हम 3 सेंटेंस को मॉडल से गुजारेंगे तो प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो इसका आउटपुट क्या आया, 3.1। ठीक है, क्यों आया, इसका मतलब यह है कि 3 जो क्या हैं सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस के इनपुट पर मॉडल ने हर एक सेंटेंस के लिए एक बाइनरी आउटपुट दिया है, इसलिए आकार 3,1 आया है। Stacked deep LSTM layer for more complex and deep context learning of language. We can stack multiple LSTM layer together. For this, it is a mandatory to set return sequence turn in the preceding LSTM layer. जब हम किसी लैंग्वेज या टेक्स्ट के बाद डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्स पैटर्न और गहरे डीप लर्निंग कंटेक्स्ट लर्निंग को समझना चाहते हैं तो एक अकेली LSTM लेयर कई बार प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम एक के ऊपर एक कई LSTM लेयर को स्टॉक देते हैं और स्टॉक्ड LSTM कहा जाता है। पहली LSTM लेयर रिटर्न डॉट सीक्वेंस इक्वल ट्रू लिखना इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर एक LSTM लेयर केवल सबसे लास्ट वर्ड का आउटपुट 2D रूप में आगे भेजती है, लेकिन जब हम इसके बाद एक और LSTM लेयर लगी हो, उसके ऊपर एक और LSTM लेयर लगी हो, तो पहली लेयर को हर वर्ड का आउटपुट 3D सीक्वेंस के रूप में अगली लेयर को देना पड़ता है ताकि दूसरी लेयर भी पूरे सेंटेंस को क्रम अनुसार पढ़ सके। लास्ट यानी अंतिम LSTM लेयर में हम रिटर्न सीक्वेंस इक्वल फॉल्स या खाली छोड़कर डिफ़ॉल्ट रूप से रखते हैं, क्योंकि जब उसे पूरे वाक्य को निचोड़ एक सिंगल आउटपुट के रूप में आगे डेंस लेयर को देना होता है।
हाँ आराम से करो, फोटो दिख रही है तो खींच लो, इसकी फ़ोटो खींच लो। और डमी इनपुट ये ठीक है ना, आउटपुट तो आ गया। दोबारा समझना, दोबारा समझ लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो समझाने ही बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ये इंपोर्ट तो करना पता ही है आपको, नमपाई टेंसरफ्लो टूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है सबसे पहले। फिर क्या करें, LSTM मॉडल तैयार करा है हमने, एम्बेडिंग 116 इनपुट लेंथ, वो कैब यूलरी साइज 100 है और हर वर्ड के 16 डिमेंशन के वेक्टर में बदला जाएगा, हर इनपुट सेंटेंस की लंबाई 8 होगी, ठीक है ना। फिर LSTM 32 रिटर्न सीक्वेंस ट्रू, ये पहली LSTM ले रहे हैं जिसमें 32 न्यूरॉन है, यहाँ रिटर्न अंडरस्कोर सीक्वेंस इक्वल ट्रू लिखा है ताकि ये हर वर्ड के आउटपुट की को अगली लेयर के लिए सुरक्षित रखे। LSTM 16, ये LSTM 16 का मतलब क्या है पता है ना, ये दूसरी अगली LSTM लेयर है जिसमें 16 न्यूरॉन है, ये पहली लेयर से मिले सीक्वेंस को और गहराई प्रोसेस करती है। डेंस वर्ड एक्टिवेशन सिग्मॉइड, ये अंत में 0 या 1 का फाइनल बाइनरी आउटपुट देती है। मॉडल को कंपाइल करना, कि मॉडल को कंपाइल करने के लिए ये यूज़ किया है, ठीक है ना, ये मॉडल को कंपाइल करा है। फिर नेक्स्ट क्या, डमी डाटा इनपुट किया है, ठीक है ना, और डमी इनपुट करने के बाद np.random रेंडिट 1,100 2,8 हम टेक्सटिंग के लिए एक डमी डाटा बना रहे हैं जिसमें 2 सेंटेंस हैं और हर सेंटेंस में 8 वर्ड हैं, यानी कि 2,8 मतलब 2 सेंटेंस हैं और 8 क्या हैं, क्या है 8 वर्ड हैं, ठीक है ना। प्रिंट स्टॉक LSTM आउटपुट शेप मॉडल डॉट प्रेडिक्ट डमी इनपुट वर्बोस इक्वल 0 शेप। अब ये क्या है, जब इन 2 सेंटेंस को टेक्स्ट LSTM मॉडल से गुजारा जाता है तो अंत में हर एक सेंटेंस के लिए एक फाइनल आउटपुट मिलता है। स्टॉक LSTM आउटपुट 2,1 आ गया, देखो ये देखो 2,1 आ गया है ना। इसका मतलब है कि 2 सेंटेंस के आउटपुट पर मॉडल ने हर एक सेंटेंस के लिए एक आंसर और इसलिए फाइनल आउटपुट 2,1 आया है। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क 1D for text classification, not only RNN LSTM but convolutional 1D is also used NLP to quickly capture word pattern. कन्वोल्यूशनल 1D है क्या? आमतौर पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का यूज़ इमेज फोटो को पहचानने के लिए किया जाता है, लेकिन कन्वोल्यूशनल 1D का उपयोग NLP न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टेक्स्ट और वर्ड के पैटर्न ग्राम्स को बहुत तेज़ी से पकड़ने कैप्चर करने के लिए किया जाता है। ये RNN से कैसे अलग है? RNN सेंटेंस को एक वर्ड करके सिक्वेंशियल पढ़ता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वहीं कन्वोल्यूशनल 1D वर्ड के समूह जैसे 3 वर्ड के जोड़ों को एक साथ पैरेलल तरीके से स्कैन कर लेता है जिससे वह बहुत तेज़ काम करता है। अब एम्बेडिंग लेयर विक्टर में अब क्या है, इसमें एम्बेडिंग लेयर विक्टर, फिर कन्वोल्यूशनल 1D लेयर, ठीक है ना। अब जैसे कन्वोल्यूशनल 1D लेयर, अब देखो जो एम्बेडिंग लेयर है वो क्या करती है, विक्टर में बदलती है ना, और फिर वहाँ पे उसको वो रीड करती है। पर ये क्या करता है, ये करता है मतलब जैसे कन्वोल्यूशनल 1D लेयर है, अब ये सेंटेंस में शब्दों के पैटर्न जैसे टैली, अब टैली क्या करेगा, जब पाइथन के लगातार आने वाले वर्ड को ढूंढती है। ग्लोबल मैक्स पूलिंग 1D कन्वोल्यूशनल लेयर के आउटपुट में से सबसे इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट बेस्ट फीचर को चुनकर बाहर निकालती है। डेंस लेयर अंत में 0 या 1 का फाइनल
आउटपुट देती है। तो चलो चलते हैं, प्रोग्राम टाइप करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट किया, यहाँ हम डाटा को numpy मॉडल लेयर बनाने के लिए टेंसरफ्लो टूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको, रोज़ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट की बात नहीं है, आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया उसके मॉडल सिक्वेंस। तो ये क्या करना है, मॉडल को तैयार करना है। तो मॉडल तैयार करने के लिए क्या करना है, एम्बेडिंग 116 इनपुट लेंथ 10, अब वो कैबुलरी साइज 100 है, हर वर्ड के 16 डिमेंशन के वेक्टर में बदला जाएगा और हर इनपुट सेंटेंस की लंबाई 10 होगी। अब कन्वोल्यूशनल 1D32 कैरनाल साइज 3 एक्टिवेशन रेलू, ठीक है ना। कन्वोल्यूशनल 1D32 कैरनाल साइज 3 एक्टिवेशन रेलू। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है यहाँ 32 फिल्टर हैं और कैनाल इक्वल साइज अंडरस्कोर साइज 3 का मतलब है कि ये एक बार में 3 वर्ड के पैटर्न n ग्राम्स को पढ़ेगा। ग्लोबल मैक्स पूलिंग 1D, ये लेयर पूरी कन्वोल्यूशन लेयर के नतीजों में से सबसे ज़रूरी फीचर को छांट कर छोटा कर देती है। डेंस 1 एक्टिवेशन सिग्मॉइड, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 या 1 के लिए फाइनल रिजल्ट देता है, ठीक है ना। मॉडल कंपाइल करना, मॉडल डॉट कंपाइल, ये मॉडल ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट डमी इनपुट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे np.random .randit 1 4,10 हम टेस्टिंग के लिए हर एक डमी डाटा तैयार कर रहे हैं जिसमें 4 सेंटेंस और हर सेंटेंस में 10 वर्ड हैं, यानी इसका आकार 4,10 है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, हर इन 4 सेंटेंस को कन्वेंशनल 1D मॉडल से गुजारा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक एक फाइनल आउटपुट है। अब इस प्रोग्राम, अब इसका मतलब क्या है, इसका आया क्या आंसर 4,1। अब इसका मतलब है कि 4 सेंटेंस के इनपुट पर मॉडल ने हर एक सेंटेंस के लिए एक एक आंसर दिया, इसलिए फाइनल आउटपुट का आकार 4,1 आया है। गेटेड रिकरेंट यूनिट ERU layer, ERU gated recurrent unit is a lighter and faster variant of LSTM that has fewer gates yet perform almost as effectively as LSTM। ERU क्या है, ERU gated recurrent unit LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक न्यू इरा हल्का और तेज वेरिएंट रूप है। LSTM से ये कैसे अलग है, LSTM में 3 गेट इनपुट आउटपुट और फॉरगेट गेट होते हैं, जबकि GRU में केवल 2 गेट अपडेट गेट और रीसेट गेट होते हैं। कम गेट होने के कारण ये लेयर आकार में छोटी होती है, तेज़ी से ट्रेन होती है, कम टाइम लेती है और फिर भी लंबे सेंटेंस के पैटर्न को याद रखने में LSTM जितनी ही प्रभावी होती है, मतलब LSTM की तरह ही ये भी याद कर सकती है। एम्बेडिंग लेयर वर्ड को नंबरों वेक्टर में बदलती है। GRU लेयर ये ये वर्ड के क्रम और उनके कंटेक्स्ट को समेटती है। डेंस लेयर अंत में 0 और 1 का फाइनल बाइनरी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना। हम डाटा के लिए numpy और टेंसरफ्लो का इंपोर्ट कर रहे हैं। GRU तैयार किया है। एम्बेडिंग 120 इनपुट लेंथ 7 बैक्यूलरी साइज 100 है। हर वर्ड को 12 डिमेंशन के वेक्टर में बदला जाएगा और हर इनपुट सेंटेंस की लंबाई 7 होगी। GRU 24 ये मुख्य GRU लेयर है। इसमें 24 न्यूरॉन है। इसमें पूरे
सेंटेंस को पढ़कर उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी को प्रोसेस करती है। डेंस 1 एक्टिवेशन सिग्मॉइड, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 और 1 के फाइनल में रिजल्ट देती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉडल को कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, डमी डाटा तैयार किया है। np.random रैंडम 103,7 हम टेक्सटिंग के लिए एक डमी डाटा बना रहे हैं जिसमें 3 सेंटेंस हैं और हर एक सेंटेंस में 7 वर्ड है। इसका आकार 3,7 है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जब हम इन 3 सेंटेंस को GRU मॉडल से गुजारेंगे तो प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक फाइनल आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट क्या आया, 3,1 आया है। अब इसका मतलब क्या है कि 3 सेंटेंस के इनपुट पर मॉडल ने हर एक सेंटेंस के लिए एक आंसर दिया, इसलिए फाइनल आउटपुट 3,1 आया है। Creating a custom text model using functional API aside from the sequential API Keras functional API is very powerful, useful for building complex architecture such as multiple inputs और share layer। देखो फंक्शनल API क्या है, ये तब तक हमने सिक्वेंशियल API का इस्तेमाल किया था जब जिसमें लेयर एक के बाद एक सीधी लाइन में जुड़ती है। लेकिन फंक्शनल API बहुत ज़्यादा पावरफुल और लचीला फ्लेक्सिबल है। इसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट आर्किटेक्चर बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे मॉडल जिनमें एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट हो या लेयर आपस में जुड़ी हों। ये काम कैसे करता है, इसमें हम हर एक लेयर को फंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट के अंदर ये बताते हैं कि पिछला आउटपुट किस लेयर को दिया जा रहा है। अंत में हम मॉडल इनपुट आउटपुट के जरिए आउटपुट और इनपुट और आउटपुट को आपस में जोड़कर मॉडल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम, करते हैं टाइप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर प्रोग्राम की तरह इसको भी यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। यह हमने इनपुट एम्बेडिंग, LSTM और डेंस लेयर के साथ साथ मॉडल बनाने के लिए मॉडल क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल, इंपोर्ट मॉडल। फिर INP फंक्शन API मॉडल तैयार करने के लिए INP इनपुट शेप 10। ठीक है ना। अब इनपुट शेप 10 का मतलब क्या है, इसमें हमारे मॉडल को इनपुट है यानी सेंटेंस की लंबाई 10 होगी। फिर एम्बेडिंग 10,8 INP, ये एम्बेडिंग लेयर है। ये क्या है, ये एम्बेडिंग लेयर है। वोकैब्युलरी साइज 100 और वर्ड 8 डायमेंशन का वेक्टर जैसे इनपुट INP दिया गया है। LSTM आउट इक्वल LSTM 16 एम्बेडिंग, ये वाली लाइन, ये LSTM लेयर है। इसमें 16 न्यूरॉन है और इसमें पिछला एम्बेडिंग आउटपुट एम्बेडिंग दिया गया है। आउट इक्वल डेंस 1 एक्टिवेशन सिग्मॉइड LSTM आउट, ये फाइनल आउटपुट लेयर है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है। ठीक है, सिग्मॉइड वाली है। ठीक है ना, 0 और 1 के लिए आंसर देती है। ठीक है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन। मॉडल को जोड़ना और प्रेडिक्शन का आकार शेप। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मॉडल को जोड़ना है। मॉडल फंक्शन इक्वल मॉडल है ना, और इनपुट INP आउटपुट आउट, ये लाइन। अब देखो इस लाइन का मतलब है यहाँ हम इनपुट और आउटपुट को आपस में बांध कर एक मुकम्मल मॉडल तैयार, मतलब मॉडल फंक्शन तैयार करते हैं। NP रैंडम इनिट 100 to 10। ठीक है ना, ये 100 to 10। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि हम टेस्टिंग के लिए एक डमी डाटा बना रहे हैं जिसमें 2 सेंटेंस है और हर एक सेंटेंस में 10 वर्ड होंगे। ठीक है ना, 2-10 का मतलब 2 सेंटेंस हैं और एक सेंटेंस में 10 वर्ड है। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए, वर्ड और सेंटेंस का मतलब तो समझ आ रहा है। जैसे ये एक वर्ड हो गया और ये पूरी लाइन एक सेंटेंस हो गया, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, अब तुम्हें वर्ड और सेंटेंस का नहीं पता चला। आज क्लास भी तो हमारी लंबी हो गई ना शायद, चलो चलता है कभी कभी, जब इंटरेस्ट आता है ना तभी। चलो आपको भी तो इंटरेस्ट आ रहा है,
क्या रह गया, एक रह गया, अब क्यों छोड़ेंगे उसको, ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे आज। तो मॉडल डॉट फंक्शन प्रेडिक्ट, इसमें हम डमी इनपुट फंक्शनल मॉडल गुजारा जाता है, प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक एक फाइनल आउटपुट मिलता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 2 सेंटेंस के इनपुट पर मॉडल ने हर एक सेंटेंस के लिए एक एक उत्तर दिया, इसलिए फाइनल आउटपुट का आकार 2.1 आया है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलो बचा है उसके एक के लिए क्या छोड़, डॉट प्रोडक्ट अटेंशन स्कोर कैलकुलेशन मैनुअल मैट्रिक्स। देखो अटेंशन मैकेनिज्म ये तय करता है कि किसी सेंटेंस में जब कोई शब्द या वर्ड आता है तो उसे बाकी वर्ड्स पर कितना अटेंशन देना चाहिए। इसमें 3 मुख्य मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। क्वेरी क्यू, ये वह क्वेश्चन है कि हम किस शब्द पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कि ये वाक्य में बाकी सभी वर्डों की पहचान या सूचकांक है जिसमें क्वेरी की तुलना की जाती है। वैल्यू, ये वर्ड का असली कंटेंट या अर्थ है जिसमें अटेंशन स्कोर के आधार पर निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और वो देखो क्या होती हैं। चलो चलें। सबसे पहले तो हम नंपाई की मदद से क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबरों के 3 मैट्रिक्स बना रहे हैं। इनका आकार 1 3 4 है, जिसमें एक बैच साइज है 3 सेंटेंस की लंबाई, सीक्वेंस लेंथ, वर्डों की संख्या और 4 वर्डों के फीचर, एम्बेडिंग डायमेंशन फीचर हैं। अटेंशन स्कोर प्रिंट क्वेरी शेप, प्रिंट की शेप। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एनपी मैटमल का यूज़ करके क्वेरी और की ट्रांसपोज का गुणा किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा वर्ड किस दूसरे वर्ड से कितना मेल खाता है। स्केलिंग, np.sqrt डीके स्कोर को स्टेबल रखने के लिए हमें फीचर डायमेंशन के वर्गमूल स्क्वायर रूट में भाग दिया जाता है ताकि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। डीके क्वेरी शेप -1, np डॉट मैटमूल, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा। स्केलिंग np sqrt भी तो हो गया, sqrt वो तो गया। नेक्स्ट क्या हमारा प्रिंट है। फिर उसके बाद क्या है, सॉफ्टमैक्स तो पता है ना आपको। सॉफ्टमैक्स डिफाइंड सॉफ्टमैक्स एक्स, कच्चे स्कोर रो स्कोर को 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटीज यानी अटेंशन वेट्स में बदलने के लिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें ये साफ हो जाता है कि किस वर्ड को कुल कितना प्रतिशत देना चाहिए जिनका सम हमेशा 1 होता है। इसका टोटल हमेशा योग हमेशा सम होता है। कंटेक्स्ट विक्टर क्या है? कंटेक्स्ट विक्टर में क्या है, ये अटेंशन वेट्स की वैल्यू मैट्रिक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। इसमें हमें कंटेक्स्ट विक्टर मिलता है जिसमें सेंटेंस के सभी वर्डों में सही मीनिंग मतलब कंटेक्चुअल मीनिंग समाहित होता है। अब क्वेरी की 1 2 3 है ना, क्वेरी की क्या है 1 2 3 है ना,
क्वेरी की है 134 है, सॉरी, और की शेप क्या है 134 है, क्योंकि 3 वर्ड को आपस में तुलना हुई है। अटेंशन वेट मैट्रिक्स 0 और 1 के बीच में परसेंटेज मान उसकी कुल जोड़ सम पंक्ति के अनुसार 1 होती है, ठीक है ना। फिर अटेंशन वेट मैट्रिक्स 0 और 1 के बीच में, उसके बाद कंटेक्स्ट वेक्टर शेप 1 2 3, अंतिम कंटेक्स्ट वेक्टर मैट्रिक्स जिसका आकार इनपुट के अनुरूप होता है, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो इस वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट करेंगे कल, इसको करो छुट्टी और सेव।